हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया था। और उस मीनिंग से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फिर हमने बोला था भाई कि बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है। एक होता है ड्रॉ, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। एक होता है ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, यानी जो बिल को एक्सेप्ट करता है और जिसकी पे करने की लाइबिलिटी होती है। और एक होता है पेई, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगा, राइट। तो ये तीन पार्टीज होती हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने ड्यू डेट के बारे में बात करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से कि ड्यू डेट क्या होती है, कैसे निकलती है, इसके बारे में सबकी हमने बातें कर ली थी। तो आई बिलीव यहां तक के डिस्कशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे रिलेटिंग टू द ड्यू डेट्स। चलो, तो आज हमको बढ़ना है बच्चों अपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट की ओर, कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है। तो आपको हेडिंग डालनी है मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। काउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। तो फटाफट से अपनी एंट्रीज लिखते हैं। हमें एंट्रीज क्या क्या करनी होती है। चलो, तो दो कॉलम बना लो। एक लिखना बुक्स ऑफ ड्रॉर, जो बिल बनाता है। फिर लिखना बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है। और एक कॉलम और बना लो, बुक्स ऑफ अदर पार्टीज। तो सब समझ आएगा, सब समझ आएगा। ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी समझते हुए चलना बच्चों। कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी लास्ट क्लास में। तो कहानी ये होती थी कि पहले एक पार्टी दूसरे पार्टी को मानो गुड्स क्रेडिट पे सेल करती थी। यानी एक सेलर होता था जो बायर को गुड्स क्रेडिट पे बेचता था। तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली लिखो, पहला सेल ऑब्लिक परचेज ऑन क्रेडिट। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बात कर रहा हूं आपके साथ कि सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स सेल करती है। तो ड्रॉर यहां पे बेसिकली बेटा हमारा सेलर बन जाता है और ड्रॉई हमारा बायर बन जाता है। बस समझ में आ रही है। तो ड्रॉर की कहानी याद करना भाई, राम ने शाम को गुड्स बेचे थे, लास्ट क्लास में बताया था। और राम ने फिर गुड्स बेचे थे जो उसके अगेंस्ट बिल ड्रॉ करा था। तो जो ड्रॉर होता है उसके लिए ये सेल हो जाती है, तो वो सेल की एंट्री करता है। अब सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पे डेटर कौन है? ड्रॉई है। तो यहां पे हम स्पेसिफिक एंट्री लिख देंगे, ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, क्योंकि ड्रॉई बेसिकली डेटर है। तो डेटर टू सेल्स ही लिख रहा हूं, बट डेटर की जगह मैंने ड्रॉई लिख दिया क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली हम ड्रॉई की बात कर रहे हैं। और वही ड्रॉई के लिए बन जाती है क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस की एंट्री करता है। अब क्रेडिट परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बस क्रेडिटर यहां पे कौन है? ड्रॉर है। तो हम उसकी जगह नाम लिख देंगे ड्रॉर का। तो देखो एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। बात समझ में आ गई। तो भाई जो बिल ड्रॉ करता है वो बेसिकली क्या होता है? उसने गुड्स बेचा होता है ड्रॉई को। तो पहले गुड्स सेल होंगे, तो ड्रॉर के लिए वो सेल होगी, ड्रॉई के लिए वो परचेज होगी, है ना। अदर पार्टीज को कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, वो तो मैं बता दूंगा। अदर पार्टीज का रोल यहाँ पे नहीं, कहीं और आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? बिल हमारा अब ड्रॉ होता है और एक्सेप्ट होता है। तो याद करते रहना भाई, राम ने गुड्स बेचे थे तो पहले बेचने की एंट्री कर दी,
और शाम को बेचे थे तो शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की एंट्री कर ली। अब राम को डर लगा था, याद होगा मेरी कहानी की भाई पता नहीं मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसने एक बिल ड्रॉ कर दिया था जिसमें उसने ऑर्डर किया था, आई ऑर्डर शाम टू पे मी रुपीज आई थिंक 10,000 था जो भी था आफ्टर 30 डेज। तो बिल ड्रॉ होता है और शाम उसको एक्सेप्ट करता है। तो देखो अब ड्रॉर की एंट्री करता है, ड्रॉर बोलता है कि देखो भाई ड्रॉई का मेरा एक एसेट था, डेटर था मेरा, वो तो खत्म हो गया और उसकी जगह मेरे पास एक नया एसेट आ गया बिल का, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट ड्रॉर को पैसा मिलेगा, इस बिल के अगेंस्ट कागज के टुकड़े के अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो एक बिल मेरा एक इन द फॉर्म ऑफ एसेट आ गया, तो बस इसी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, इसी को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। और वहीं ड्रॉई क्या बोलेगा, ड्रॉई बोलेगा कि मेरा ड्रॉर के नाम का एक लकी लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर था, वो खत्म हो गया, उसकी जगह मेरी एक नई लाइबिलिटी आ गई, जो बिल है वो मेरी लाइबिलिटी है। तो वो कहेगा कि यार ये बिल मेरी लाइबिलिटी आ गई और इस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा देना है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, सिंपल। तो बिल्कुल ही बेसिक एंट्री है। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा यहां पे। अच्छा, उसके बाद अब ड्रॉर की सोचो, ड्रॉर के पास बिल है, ड्रॉर के पास बिल है। अब ड्रॉर इस बिल का क्या कर सकता है? सबसे मेन बोलते पहला ऑप्शन है कि हो सकता है ड्रॉर बिल को अपने पास ही रखे मैच्योरिटी तक, और जब बिल मैच्योर हो जाए यानी ड्यू डेट आ जाए बिल की, उसको उसका पैसा मिल जाएगा। तो लिखो व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी and it is honored on due date। समझ गए इस बात का मतलब कि बिल ड्रॉर ने अपने पास ही रखा, मानो 30 दिन का बिल था, 30 दिन तक रखा, ड्यू डेट आ गई बिल की जो भी है, सब ग्रेस पीरियड ऐड करके अब बिल के अगेंस्ट से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिलेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि मुझे पैसा मिल गया बिल्स के अगेंस्ट। और वहीं ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई का उल्टा है, ड्रॉई के लिए लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। अदर पार्टी का रोल अभी भी नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा, अब ड्रॉर के पास एक ऑप्शन और होता है, ड्रॉर के पास रादर कई ऑप्शन होते हैं। ड्रॉर के पास बिल है ना, ड्रॉर चाहे तो बिल को बैंक के पास डिस्काउंट करा सकता है। तो यहां लिखो व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अब व्हाट डज बिल डिस्काउंट मीन, अगेंस्ट डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग का मतलब समझना क्या होता है भाई, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि मानो आज ड्रॉर के पास बिल पड़ा हुआ है, कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा मानो 30 दिन बाद या 1 महीने बाद, जब बिल मैच्योर होगा तब पैसा मिलेगा। लेकिन ड्रॉर को पैसा आज ही चाहिए, वो कहता है कि नहीं मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता, मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। तो ड्रॉर चाहे तो क्या कर सकता है, इस बिल को बैंक के पास ले जा सकता है, वो बैंक बोलेगा ये देखो मेरे पास एक बीआर है, बिल रिसीवेबल है, आप बैंक के रख लो, ये बिल अब आपका हो गया, इसके अगेंस्ट पैसा मुझे आज दे दो। मैंने क्या किया, मैं ड्रॉर हूं, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा ये लो बिल आपका हो गया, ये कागज का टुकड़ा आपका हो गया। मैं ड्रॉई को बोल दूंगा कि अब इस बिल के अगेंस्ट पैसा आपको देना है बैंक, तो कागज आपको मैंने दे दिया, नाउ यू आर द होल्डर ऑफ द बिल, ये बिल आपका हो गया, आप मुझे इसका पैसा आज दे दो। मेच्योरिटी पे जब मेच्योर हो जाएगा बिल, ड्यू डेट आ जाएगी, आप ड्रॉई से पैसा ले लेना, सिंपल हो गई। तो मान लो 10,000 का बिल है, मैं बैंक के पास गया, बिल का कागज लेके दे दिया, और बदले में मैं उनसे क्या ले लूंगा, आज ही पैसे ले लूंगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब जाहिर सी बात है, बैंक अगर मानो 2 महीने बाद जो पैसा मिलना है उसका पैसा आज ही मुझे दे रहा है,
वो एक मुझे सर्विस दे रहा है। जो पैसा बैंक को खुद 2 महीने बाद मिलेगा वो मुझे आज दे रहा है, क्या वो फ्री में देगा या वो अपने को चार्जेस काटेगा? भाई चार्जेस काटेगा। अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक हर चीज के चार्जेस काटता है। डेबिट कार्ड है उसके चार्जेस काटता है ना। कई बार चेकबुक वगैरह के चार्जेस काटता है, बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे सर्विसेज के चार्जेस काटता है बैंक। तो बैंक बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, लाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुमसे ये चार्जेस लूंगा। कुछ बिल 10,000 का है ना, मैं तुमसे चार्जेस लूंगा, मैं 200 रुपए का तुमसे चार्ज लूंगा इस पे। तो देखो बैंक क्या करेगा, बैंक 10,000 का बिल मुझसे ले लेगा, उसमें से 200 रुपए काट के मुझे कितने दे देगा, 9,800 दे देगा। तो बैंक मुझसे 10,000 का बिल लेके बदले में मुझे 9,800 दे रहा है। तो बैंक के पास एसेट तो 10,000 का आया, दिया उन्होंने मुझे 9,800। तो बैंक के लिए 200 रुपए की क्या हो गई, कमाई हो गई, बैंक चार्जेस। और मेरे लिए वो 200 रुपए का एक खर्चा हो गया। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं भाई, मुझे पैसे आज चाहिए, कोई बात नहीं, मैं पैसे देने को तैयार हूं। अगर मैं आज बैंक से लोन भी लूंगा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 200 रुपए मैं खर्च कर देता हूं। तो भाई ये जो चार्जेस बैंक काटता है डिस्काउंटिंग करने के पीछे, मतलब ये सर्विस दे रहा है बैंक, एक जाहिर सी बात है भाई मेरा रिश्तेदार तो नहीं है ना बैंक, तो कुछ चार्जेस काटेगा, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। और मेरे लिए यानी ड्रॉअर के लिए एक एक्सपेंस होता है, इट इज एन एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई, आई होप सो, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बस यही है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक अगेंस्ट द डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अब देखो यहां क्या एंट्री होगी, बैंक कह रहा हूं, मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं बोलूंगा यार मेरे पास पैसा आज आ गया, मेरे पास तो पैसा आज आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, वैसे बैंक में आता है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास से बिल रिसीवेबल का एसेट खत्म हो गया, तो देखो बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में बीआर बोल देते हैं, और मेरे को डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़ गए, तो ये मेरा एक एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस बन गई एंट्री। तो ये बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है। पॉइंट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ऑब्वियस ही बात है, मतलब जैसे मैंने बोला अगर 10,000 का बिल है तो बिल मेरा 10,000 का गया तो बीआर मेरा 10,000 से क्रेडिट होगा, पैसे मेरे पास 9,800 आए, 200 रुपए का चार्जेस कट गया, सिंपल। आई होप सो पॉइंट क्लियर होगा। तो ये मैं हटा देता हूं, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था आपको। अच्छा अब सवाल उठा ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, भाई ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा। ड्रॉई ने तो बिल्स पेबल अपने पास रिकॉर्ड कर रखा है ना, ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा, ड्रॉई कोई नहीं एंट्री करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ड्रॉई को कोई मतलब नहीं भाई, बिल चाहे मैं अपने पास रखूं चाहे मैं डिस्काउंट कराऊं, ड्रॉई तो अपने पास बिल्स पेबल की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। अब अदर पार्टीज पे आ जाओ। अदर पार्टीज में हम यहाँ किसकी बात करेंगे, बैंक की बात करेंगे यहाँ पे। अब इस केस में मेरे लिए अदर पार्टी है बैंक। बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक क्या एंट्री करेगा। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। बैंक बोलेगा बैंक बोलेगा देखो मेरे पास एक बिल आ गया, मेरे पास एक बिल आ गया है ना, तो इसको या तो वही बिल रिसीवेबल बोल सकता है, या बैंक्स क्या करते हैं इसको अलग से नाम दे देते, बिल रिसीवेबल की जगह उसको बोल देते बिल डिस्काउंटेड। एक एसेट आ गया बिल, ठीक है। अच्छा कस्टमर को पैसा देना है, कस्टमर को पैसा देना, भाई बैंक है, बैंक कस्टमर को पैसा देगा। तो आपको बीआरएस चैप्टर याद होगा, बीआरएस चैप्टर बिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें हमने क्या बोला था, उसमें हम बोलते थे बैंक उल्टा चलता है, बैंक को अगर हमारा पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाना होता है तो बैंक हमको क्रेडिट करता है, बैंक कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करता है। तो पासबुक में जब भी पैसा आता है तो क्रेडिट आता है, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती है। तो बस बैंक क्योंकि हमें पैसा दे रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट वो बढ़ा देगा बाय क्रेडिटिंग। तो कस्टमर्स करेंट अकाउंट ये क्या है, बैंक अकाउंट। अच्छा और जो डिस्काउंट कमा लिया, डिस्काउंट कमा लिया उसको वो ऐसा इनकम दिखा देगा, क्योंकि वो बैंक के लिए इनकम है। तो अगर वही मैं सेम फिगर लू, बैंक बोलेगा यार 10,000 का बिल आ गया मेरे पास, तो ये मेरा एक एसेट हो गया, कस्टमर के 9,800 देने पड़ गए मेरे को, तो ये मेरी 9,800 रुपए चले गए, कस्टमर को मैंने कस्टमर का बैलेंस बढ़ा दिया, और 200 रुपए का मेरी कमाई होगी, 200 रुपए का मेरा डिस्काउंटिंग इनकम हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आएगा, लेकिन ये एंट्री उन्होंने दे रखी है आपके।
तो मैंने इसलिए आपको बता दी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, ये जनरली बताया नहीं जाता, पूछा भी नहीं जाता, मतलब, है ना। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो जाएगा, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब समझ गए ना, मतलब ड्यू डेट आ गई, पैसा आ गया, ड्यू डेट आ गई, ड्रॉई ने पैसा दे दिया, तो अब ड्रॉर की एंट्री करेगा, अब ड्रॉर की एंट्री करेगा, भाई उसका पैसा मिल चुका पहले ही, अब उसको कोई मतलब नहीं, अब बिल किसका है, बैंक का है। ड्रॉई की एंट्री करेगा, ड्रॉई बोलेगा वही भाई मेरी बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई, तो पे कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक जो भी है। और बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक बोलेगा ठीक है मेरे पास पैसा आ गया, देखो जनरली बैंक होगा तो पैसा कैश में तो आएगा नहीं, तो वो अपना बैंक अकाउंट लिख देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड, है ना। तो अगर आपको दिख रहा हो यही हुआ, बैंक के पास आ गए 10,000 रुपए, बैंक ने मुझे दिए 9,800, तो 200 रुपए कमा लिए ना बैंक ने, तो वही 200 रुपए की यहां पे इनकम आई थी। पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है होल्डर के पास, वो चाहे तो अपने बिल को इंडोर्स करा सकता है, तो इसमें लिखो व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। अब बात समझना, इंडोर्स कराने का क्या मतलब होता है, समझना मेरी बात को। मानो मेरे पास 10,000 का बिल था, आज मेरे पास बिल एक था, मेरा बीआर था 10,000 का, मैंने देखा है मेरा एक क्रेडिटर है जिसको मुझे 10,000 रुपए देने हैं, आज मुझे उसको 10,000 रुपए देने हैं, मेरे पास एक बीआर है, मुझे एक क्रेडिटर को 10,000 ही देने, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं क्रेडिटर देखो मुझे तुम्हें 10,000 देने ही है, तो एक काम करो, मेरे पास एक बीआर पड़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है 10,000 रुपए से, जिसके अगेंस्ट मुझे ड्रॉई से पैसा लेना है, तुम रख लो ये बिल तुम्हारा हुआ, जब बिल की ड्यू डेट आएगी तुम ड्रॉई से पैसे ले लेना। तो समझ आई बात को, मेरी क्रेडिटर की एक लाइबिलिटी थी, मेरे पास एक बीआर का एसेट था, तो मैंने अपने बीआर के एसेट को यूज करके क्रेडिटर की लाइबिलिटी चुकता कर दी, खत्म कर दी। बस इसी को बोलते हैं बिल इंडोर्स करना, बिल इंडोर्स कराना। तो अब यहां पे क्या होता है, मोमेंट में बिल इंडोर्स कराता हूं, मैं बन जाता हूं इंडोर्सर, और जो मेरे क्रेडिटर है जिसको मैं बिल इंडोर्स करता हूं वो बन जाता है इंडोर्सी। वो क्या बन जाता है, इंडोर्सी। ठीक है, तो मैं बन गया अब इंडोर्सर, ड्रॉर जैसे ही बिल इंडोर्स कराएगा वो इंडोर्सर बन जाएगा, और जिसको बिल में इंडोर्स कराऊंगा मेरे क्रेडिटर को, वो इंडोर्सी बन जाएगा। तो अब समझना एंट्री क्या होगी, ड्रॉर की एंट्री करेगा, जब बिल इंडोर्स कराया जाता है तो ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर एंट्री करेगा, देखो मेरी क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और मैंने अपना बीआर दे दिया। भाई देखो जनरली अगर मैं क्रेडिटर को पे करता तो क्या एंट्री करता, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस उसकी जगह मैंने कर दिया कैश या बैंक की जगह मैंने बीआर यूज किया, मैंने कोई और एसेट यूज किया तो मैंने वो क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ड्रॉई की एंट्री करेगा, कुछ नहीं भाई, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं, ड्रॉई के पास तो बीपी की लाइबिलिटी, बिल्स पेबल की लाइबिलिटी आ रही है, बात खत्म। अच्छा, और अब अदर पार्टी में कौन आ गया, अब यहां पे इंडोर्सी आ गया, अदर पार्टी, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर। अब यहां पे इंडोर्सी आ गया, इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा, इंडोर्सी वही एंट्री करेगा, वो बोलेगा मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, और जिसने मुझे इंडोर्स करा है उसका अकाउंट खत्म कर देगा, तो इंडोर्सर अकाउंट, बेसिकली इंडोर्सर कौन है, ड्रॉर है। तो इंडोर्सी एक क्रेडिटर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेटर हूं, तो उसका बिल रिसीवेबल मिल गया तो उसने मेरी लाइबिलिटी खत्म कर दी। तो क्रेडिटर या इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास बीआर का एसेट आ गया, और इंडोर्सर एसेट था मेरा, डेटर था, वो खत्म हो गया, वो क्रेडिट हो गया, सिंपल। ठीक है, और जब ये इंडोर्स्ड बिल ऑनर हो जाएगा, व्हेन इंडोर्स्ड बिल इज ऑनर्ड, तो अब क्या एंट्री होगी, देखो ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर का तो रहा नहीं ना बीआर, तो अब ड्रॉर को कोई मतलब नहीं,
ड्रॉई क्या एंट्री करेगा? ड्रॉई तो वही घिसी-पिटी एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? इंडोर्सी को पैसा मिल जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलो, आई होप सो पॉइंट इज क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ करो। तो अभी तक देखो ड्रॉर ने क्या किया, ड्रॉर ने या तो मेच्योरिटी तक बिल अपने पास ही रखा, होल्ड करा, या तो ड्रॉर ने बिल डिस्काउंट कराया, या तो ड्रॉर ने बिल इंडोर्स कराया। एक और ऑप्शन होता है ड्रॉर के पास, ड्रॉर चाहे तो बिल भेज सकता है बैंक को फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का क्या मतलब होता है, देखो समझना। मैं ड्रॉर हूं, मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, मुझे लगता है यार मेरे से बिल का कागज कहीं खो ना जाए, मेरे पास ये बिल का कागज खो ना जाए। दूसरी बात, जब ड्यू डेट आएगी तो यार मेरे मत्थे मेरी सरदर्दी है, मुझे ड्रॉई के पास जाके उससे पैसे मांगते बैठने पड़ेंगे। तो मैं दो चीजों से परेशान हो रहा हूं यार, एक तो ये बिल मेरे को रख के अपने पास सेफली रखना पड़ेगा भाई ड्यू डेट तक, दूसरा ड्यू डेट आगे आएगी तो मुझे क्रेडिटर से जो भी मेरा सॉरी ड्रॉई से पैसा मांगना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि चलो मैं काम करता हूं, मैं बिल जाता हूं बैंक के पास लेके, और अब कि मैं इसको डिस्काउंट नहीं कराता, मैं पैसा नहीं लेता, मैं बैंक को बोलता हूं ये बिल आप मेरे बिहाफ पे रख लो अपने पास, या आप अपने पास रखो, इसकी जब ड्यू डेट आएगी तो मेरे बिहाफ पे जाके आप पैसा ले लेना, मेरे बिहाफ पे जाके आप पैसा ले लेना। मुझे नहीं चाहिए भाई मेरे से खोखा जाएगा बिल, एक तो मेरे को वो सरदर्दी है, दूसरा मुझे मन नहीं है कि यार ड्यू डेट पे मैं हाथ फैला के खड़ा हो जाऊं या ड्रॉई के सामने आप पैसा दे दो, यार तुम कर देना मेरे फेवर में। समझ आ गई बात? तो बस इसी को बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो हम एंट्री करते कुछ नहीं करते, हम एक अलग से दिखा देते कि भाई एक बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट आ गया है, कुछ नहीं है बिल ही, अभी भी मेरा एसेट ही है, बट इसको अलग नाम से दिखा देते बिल फॉर कलेक्शन, ताकि मुझे पता रहे कि ये वो बिल है जो मेरे पास नहीं है, वो मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए दे रखा है, और क्रेडिट क्या कर देते हैं, बीआर को। तो बेसिकली बिल रिसीवेबल अकाउंट से उठा के बैलेंस में बिल फॉर कलेक्शन में डाल देता हूं। इट्स जस्ट कि मैं दिखा रहा हूं कि हाँ मैंने ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा है। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, ड्रॉई की एंट्री करेगा? कुछ नहीं भाई, ड्रॉई को घंटा नहीं फर्क पड़ता, ड्रॉई के पास बार बार बोल रहा हूं लाइबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बिल्स पेबल की, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वैसे अदर पार्टी में टेक्निकली यहां बैंक आ जाता है, बट आपको बैंक के यहाँ पे एंट्री यहाँ पे जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली बात, जब ये बिल जो कलेक्शन के लिए भेजा है ये ऑनर हो जाता है तो व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड, तो देखो अब मैं क्या एंट्री करता हूं, ड्रॉर क्या एंट्री करता है, ड्रॉर कहता है कि मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और ऊपर जो मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था वो क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया, टू बिल फॉर कलेक्शन। और अगर मानो इसके लिए बैंक ने मेरे से कुछ चार्जेस ले लिए, अगर मेरे से कुछ चार्जेस ले लिए तो फिर मैं उस केस में इसको लिख देता हूं कलेक्शन चार्जेस। तो यही बात है ना, वही बात है कि बैंक मेरा रिश्तेदार नहीं है, अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, सर्विस दे रहा है मेरे को, तो वहीं से कुछ चार्जेस हो सकता है काट ले, तो अगर वो चार्जेस काटता है तो ये एंट्री हो जाएगी। तो मानो वही 10,000 का बिल था, बैंक वाले ने बोला 100 रुपए की मैं चार्जेस काटूंगा, तो मेरे बैंक में 9,900 रुपए आ जाएंगे, सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई वही सेम एंट्री करेगा, बिल्स पेबल पे करने की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वही कैश है बैंक अकाउंट, अदर पार्टी का कोई लेना नहीं। बात क्लियर हो गई? तो देखो ये बिल्कुल बेसिक एंट्री मैंने आपको बताई, ये बेसिक एंट्रीज है, बिल्कुल कुछ है नहीं इन एंट्रीज में, बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज है।
आई होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा अभी तक के जितने भी केसेस हमने लिखे सब में हम बिल को ऑनर कर रहे थे। बिल रिटेन हो रहा था तो भी बिल ऑनर हो रहा था। ऑनर होने का मतलब समझ गए ना, जब बिल पे हो रहा था ड्यू डेट पे। वैसे ही डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो रहा था, इंडोर्स्ड बिल ऑनर हो रहा था, कलेक्शन में भेजा हुआ बिल ऑनर हो रहा था। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल डिसऑनर हो जाए? मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉई बोले ना भाई मैं ना देता पैसे, मैं नहीं दे रहा पैसे, ड्रॉई हाथ खड़े करके मना कर दे नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा। बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ड्यू डेट पे बिल मीट हो जाता है तो हम बोलते हैं बिल ऑनर होना, और अगर बिल ड्यू डेट पे मीट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं बिल डिसऑनर होना। अकॉर्डिंगली हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन गया, ये तो बेसिक एंट्री थी, डिसऑनर ऑफ बिल। अकाउंटिंग ही चल रहा है लेकिन अब अलग अलग सिनेरियोस बना रहे हैं। भाई अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करना है। ठीक है, तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब हो जाए, लिख लो पहले इसमें लिखना मीनिंग लिखना है इसका। इट मीन्स, इट मीन्स default in payment of bill by the drawee. It means default in payment of bill by the drawee. तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है जब ड्रॉई डिफॉल्ट कर दे बिल को पे करने में तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर। ठीक है भाई, या तो बिल मीट हो जाएगा मेच्योरिटी पे या नहीं होगा, जब नहीं होता तो उसको बोलते हैं डिसऑनर। ठीक है, अच्छा जब बिल डिसऑनर होता है तो एक बात होती है विच इज नोन एज नोटिंग ऑफ बिल। नोटिंग ऑफ बिल, ठीक है, नोटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। जब मैं होल्डर होता हूं बिल का, मैं होल्डर हूं बिल का और बिल मीट नहीं हुआ, मेच्योरिटी में मीट नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं बिल को लेके चला जाता हूं एक नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक कौन होते हैं? नोटरी पब्लिक बेसिकली छोटे मोटे मतलब वकील टाइप होता है, एडवोकेट्स होते हैं। तो मैं नोटरी पब्लिक के पास जाता हूं और बोलता हूं कि देखो मेरे पास एक बिल था, ये बिल डिसऑनर हो गया है, आप इस बात को कंफर्म कर दो, लिख लो। तो नोटरी पब्लिक अपना सब देख दाख के ये कंफर्म कर देते कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया। बेसिकली नोटिंग कराने का मतलब क्या होता है कि मैं एक लीगल एविडेंस बना लेता हूं कि भाई बिल डिसऑनर हो गया, ताकि कल को ऐसा ना हो कि ड्रॉई कुछ बहानेबाजी करके बोले यार मैं तो पैसे देने के लिए खड़ा था, बिल तुमने पैसे नहीं लिए। तो भाई मैं अपने पास एक लीगल एविडेंस इकट्ठा कर लेता हूं कि भाई एक बिल था, ये डिसऑनर हो गया। इसके लिए मैं जाता हूं किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग ऑफ बिल। और इसके बदले जो नोटरी पब्लिक होती है वो छोटी मोटी फीस ले लेती है, भाई चार्जेस ले लेती है, भाई फ्री में थोड़ी करेगी काम, कुछ छोटा मोटा कुछ चार्जेस ले लेती है, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। बात क्लियर हो गई? अच्छा अब सवाल उठा, ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जो नोटरी पब्लिक के पास जाके बिल नोट कराता है, जो डिसऑनर को नोट कराता है वो नोटिंग चार्जेस देता है। लेकिन अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर किया जाएगा? अल्टीमेटली चाहे कोई भी दे भाई, अब जो बिल का होल्डर होगा, अगर बिल रिटेन हुआ है तो ड्रॉर के पास बिल होल्ड होगा, होल्ड करके बैठा होगा। अगर बिल डिस्काउंट हुआ है तो बैंक के पास होगा बिल। अगर बिल इंडोर्स हुआ है तो इंडोर्सी के पास होगा। जो भी होल्डर है वो जाके बिल नोट कराता है। तो जो होल्डर है उसको अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली ये नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर की जाएगी? ये ड्रॉई से करी जाएगी, क्योंकि गलती किसकी है? ड्रॉई की है। अगर ड्रॉई डिसऑनर ना करता है बिल को तो नोटिंग चार्जेस देने की बात ही नहीं आती। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस को रिकवर किया जाता है फ्रॉम द ड्रॉई। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसमें लिख लो, इट मीन्स
It means noting the fact of dishonor by the notary public. It means noting the fact of dishonor by the notary public. It acts as a legal evidence of dishonor. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस ऑफ डिसऑनर. लीगल एविडेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो मेन पर्पस होता है कि मेरे पास लीगल प्रूफ हो ऑफ डिसऑनर. ओके, अगली बात, फॉर दिस नोटरी पब्लिक charges a small fee which is known as noting charges, which is known as noting charges. Such noting charges are paid by the holder of bill. ब्रैकेट में लिखो कौन कौन हो सकता है. ड्रॉर खुद हो सकता है होल्डर ऑफ बिल, बैंक हो सकता है, इंडोर्सी हो सकता है. ठीक है, सच नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल बट आर ultimately recoverable from the drawee. ड्रॉई की गलती से हुआ ना सब, ड्रॉई ने गलती करी, उसकी वजह से नोटिंग चार्जेस देने पड़े, तो उससे वो रिकवर हो जाता है. ठीक है जी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. अकॉर्डिंगली जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको तब समझ आएगी बात. ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई डिसऑनर की. अब सवाल उठा इसकी एंट्रीज क्या होती है, तो लिख लो जर्नल एंट्रीज. और अगेन वही सेम काम करना, सेम काम करो, 3 कॉलम बना लो. बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, और अगला है बुक्स ऑफ अदर पार्टीज. अदर पार्टी लिख देता हूं, पार्टीज नहीं लिखते, इसको पार्टी लिख देते हैं. ठीक है, तो पहला फर्स्ट लिखो इसमें, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी. तो देखो ड्रॉर क्या एंट्री करता है, ड्रॉर के पास बी आर था ना, बी आर खत्म हो जाता है तो बी आर अकाउंट को वो क्रेडिट कर देता है. ठीक है, डेबिट कर देता है वापस से ड्रॉई के अकाउंट को. तो बेसिकली बी आर की जो एंट्री हमने ऊपर करी थी स्टार्टिंग में, उसकी उल्टी एंट्री होगी. बस एक और बात है कि अगर वो नोटिंग चार्जेस पे करता है तो टू कैश है बैंक. ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं नोटिंग चार्जेस, एनसी लिख देता हूं शॉर्ट में, नोटिंग चार्जेस. तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट. मानो 1000 रुपए का अगर बिल था और 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस थे, तो अब मैं ड्रॉई से कितने पैसे मांगूंगा, 1010. यही बोला ना कि ड्रॉई की गलती है, मैं मेरी जेब से गया नोटिंग चार्ज, लेकिन मांगूंगा किससे, ड्रॉई से मांगूंगा. पॉइंट क्लियर हो गया. अच्छा, ये भी बात क्लियर हो गई. अब ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई एंट्री करेगा, वो बोलेगा यार बिल्स पेबल खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, ड्रॉई का खर्चा है, टू ड्रॉज अकाउंट. मतलब वही बात हो गई.
अगर मानो 1000 रुपए का बिल था तो 1000 रुपए से बिल खत्म, 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस आ गए, तो अब ड्रॉर को कितने पैसे देने, 1010 रुपए, 1010 रुपए देने। तो वही वाली बात होगी, ठीक है। अच्छा, अदर पार्टी तो यहां कोई है नहीं तो वो छोड़ दो। दूसरा, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, अगर बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करा रखा है तो क्या होता है। ड्रॉर की बात करते हैं तो देखो, हर केस में ड्रॉर तो ड्रॉई को डेबिट करेगा ही करेगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो ड्रॉई से पैसे मांगेगा। और टू क्या करेगा, बैंक वाला अब बैंक वाला मेरे अकाउंट से यानी ड्रॉर के अकाउंट से पैसे ले लेगा, तो टू बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अभी नोटिंग चार्जेस किसको देना पड़ा होगा, बैंक को देना पड़ा होगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा अकाउंट से पैसे ले लेगा 1010 रुपए, और बदले में वो 1010 रुपए में ड्रॉई से मांगूंगा। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ड्रॉई का एंट्री करेगा सेम। तो देखना, ड्रॉई की एंट्री नहीं बदलने वाली, वो सेम एंट्री करेगा डिसऑनर की। अच्छा, अदर पार्टी में आ गया बैंक, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा आपसे कभी भी, लेकिन बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक फिर उल्टी एंट्री करेगा। बैंक ने ऊपर याद है बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट किया था, उसका वो क्रेडिट कर देगा बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। और जैसे तब उसने कस्टमर को पैसा दिया था तो कस्टमर के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब वो यहां पे कस्टमर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देगा, कस्टमर्स करंट अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज, है ना। तो टू बैंक क्या, कैश नोटिंग चार्ज। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक की एंट्रीज मुझे नहीं लगता पूछी जाएगी, मेन ड्रॉई की बुक्स में पूछी जाएगी। अच्छा, अगर मानो ड्रॉर ने बिल को इंडोर्स करा रखा था तो क्या होगा। तो देखो, ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, देखो डेबिट तो होगा ड्रॉई हर एंट्री में, इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहां कौन क्रेडिट हो जाएगा, यहां इंडोर्सी क्रेडिट हो जाएगा, इंडोर्सी की लाइबिलिटी वापस आ गई भाई। जब इंडोर्स कराया था तो मैंने इंडोर्सी को डेबिट कर दिया था, बोल की लाइबिलिटी खत्म, मेरा क्रेडिटर खत्म, अब मेरा क्रेडिटर वापस आ गया। अगेन दिस इज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, पूरी एंट्री। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अब इंडोर्सी मेरे से नोटिंग चार्जेस मांगेगा तो वो मुझसे ले लेगा, और मैं बदले में ड्रॉई से मांगूंगा तो मैंने ड्रॉई को डेबिट कर दिया, सिंपल हो गई। ड्रॉई की बुक्स में सेम भाई, नो चेंज, सेम एंट्री। और यहां अदर पार्टी कौन थी, यहां अदर पार्टी था इंडोर्सी। तो इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा, इंडोर्सी बोलेगा वो बोलेगा इंडोर्सर से पैसा लेना है, इंडोर्सर अकाउंट डेबिट, बेसिकली जो डेटर है इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसने क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट रिकॉर्ड करा था, और क्योंकि यहां पे होल्डर इंडोर्सी है तो नोटिंग चार्जेस किसने दिए होंगे, इंडोर्सी ने दिए होंगे। सिंपल बात है भाई, जो होल्डर है वो नोटिंग चार्जेस देता है, वही मैंने लिखा भी था ऊपर। तो जैसे ऊपर वाले केस में बैंक था होल्डर, तो बैंक ने दिए थे नोटिंग चार्जेस, ये रहे। यहां पे इंडोर्सी है होल्डर, तो अब इंडोर्सी दे रहा है, बस फर्क क्या है कि बदले में मांग किससे रहा है, वो इंडोर्सर से, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिकवर करेंगे, और फाइनली रिकवर करते करते अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, नोटिंग चार्जेस का, ड्रॉई के ऊपर। तो अल्टीमेटली ड्रॉई के ऊपर बर्डन आएगा नोटिंग चार्जेस का, ठीक है। सब एक दूसरे से मांगेंगे, इंडोर्सी ड्रॉर से मांगेगा, ड्रॉई से मांगेगा। इसी तरह से जब डिस्काउंट कराया था बिल तो बैंक किससे लेगा, ड्रॉर से लेगा, और ड्रॉर बदले में किससे लेगा, ड्रॉई से लेगा। तो अल्टीमेट बर्डन नोटिंग चार्जेस का किसके पास आता है, ड्रॉई के पास। ये भी क्वेश्चन इजीली एमसीक्यू में बन सकता है, एमसीक्यू में भाई कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एंट्री, या फोर्थ केस बोलना चाहिए मुझे रादर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। चलो, अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो क्या एंट्री होगी भाई, ड्रॉई तो डेबिट होगा, बार बार बोल रहा हूं, ड्रॉर के बुक्स में ड्रॉई डेबिट होगा। टू, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि ऊपर हमने बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करा था, चेक कर लेना थोड़ी देर पहले, है ना। टू, कैश है बैंक, क्योंकि अगेन टेक्निकली होल्डर तो मैं ही हूं ना, बस वो तो मैंने दे रखा है बैंक को कलेक्ट करने के लिए, होल्डर तो मैं ही हूं,
तो नोटिंग चार्जेस मैं दूंगा, है ना। अच्छा, ड्रॉई की बुक्स में सेम, इसमें नो चेंज, और अदर बुक्स कुछ नहीं है। तो सिंपल देखो, डिसऑनर की ये एंट्री है, डिसऑनर की सिंपल ये एंट्री है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, ये सब ये क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग है रिन्यूअल ऑफ बिल। फटाफट करना है, बहुत ही इजी अकाउंटिंग है बच्चों इस चैप्टर में, है नहीं ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकल, बड़ी ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है। और आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड पोर्शन है, इंसॉल्वेंसी भी नहीं है आपके सिलेबस में, और अकोमोडेशन बिल एक टॉपिक होता है वो भी नहीं है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है, मतलब ये 11th के लेवल की अकाउंटिंग है, आप ऐसे समझ लो 11th के लेवल की, तो वेरी इजी, राइट। अच्छा, रिन्यूअल का बिल क्या, रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, इसमें लिख लो, इट मीन्स, या ऐसे लिखो, व्हेन ड्रॉई is unable to pay the amount of bill on due date, he may ask the drawer to cancel the old bill and draw a new bill for an extended period, for an extended period। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, हमने बोला था अगर ड्रॉर को या जो भी है ड्रॉई पेई को बिल का अमाउंट ड्यू डेट पे नहीं पे कर पाता तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल, राइट। लेकिन मानो अभी भी वही सिचुएशन है, ड्रॉई अभी भी सक्षम नहीं है कि वो बिल का अमाउंट ड्यू डेट पे कर दे, बट अब वो डिसऑनर नहीं करता, वो एक समझौता करने की कोशिश करता है। वो जाता है ड्रॉर के पास, कहता है देखो यार, मेरे पास पैसे आज नहीं है देने को, ड्यू डेट आ गई बिल की, बट मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो। होता है ना भाई, अगर आप किसी दोस्त से पैसा ले लेते हो उधार, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप और टाइम मांग लेते हो कि यार थोड़ा सा टाइम और दे दो। तो ऐसा ही है, यहाँ पे ड्रॉई ड्रॉर से थोड़ा सा टाइम और मांग लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि पुराने बिल को कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह नया बिल ड्रॉ कर दिया जाता है नई पीरियड के लिए, बस काम खत्म। इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, बस, है ना। तो दिस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर एक्सटेंशन मांग रहा है, अगर ड्रॉई जो है एक्सटेंशन मांग रहा है, तो ड्रॉर बोलता है ठीक है मैं एक्सटेंशन दे दूंगा, तुम्हें 1 महीने की देनी है, 2 महीने की दे दूंगा, लेकिन इस डीले के लिए, भाई डीले तो हो गया ना पैसा मेरा, देखो तुम्हारा पैसा डीले तो हो गया, तो मैं कुछ इंटरेस्ट ब्याज लूंगा तुमसे, डीले के ऊपर मैं ब्याज लूंगा। बात क्लियर होगी। तो रिन्यूअल पे क्या होता है, ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर द डीलेड पीरियड, राइट। तो नेक्स्ट में यही लिख लो, ड्रॉर मे चार्ज इंटरेस्ट फॉर द delayed पीरियड। अगली बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानो बिल का अमाउंट था 10,000 रुपए, ड्रॉर बोलता है ठीक है मैं एक्सटेंशन देने को तैयार हूं, लेकिन तुम कुछ पैसा आज दो, मैं पूरे बिल को एक्सटेंड नहीं करूंगा, 10,000 में से मानो 2,000 तुम आज दो, बचे हुए 8,000 को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। यानी कि कभी कभी ड्रॉई से कुछ पार्ट पेमेंट ले लेता है, रिन्यूअल से पहले पार्ट पेमेंट ले लेता है। बात क्लियर होगी। तो कुछ भी हो सकता है कहानी, ठीक है। रिन्यूअल हुआ, भाई वो ही हुआ, मैं पैसा मांगने गया, ड्रॉई से, ड्रॉई ने बोला मेरे पास आज पैसे नहीं यार, तुम मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो, तो मैं बोलता हूं दे दूंगा मैं और टाइम, लेकिन तुम मुझे कुछ पार्ट पेमेंट आज करो, कुछ तो पार्ट पेमेंट करो, ऐसा नहीं कि मैं पूरा बिल एक्सटेंड करूं। हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो बस वही लिख लो,
sometimes a part payment is made against the due amount. In such a case, interest is charged and new bill is drawn for the balance amount. तो बहुत ऑब्वियस बात लिखी है मैंने, ये पता है कॉन्सेप्ट बहुत ही ऑब्वियस है बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो भाई अगर मैंने एक्सटेंशन दे दिया, अगर मैंने एक्सटेंशन दिया अपने ड्रॉई को और मैंने उससे बदले में कुछ पार्ट पेमेंट ली, तो ऑब्वियस बात है यार, अगर 10,000 रुपए, मानो 10,000 रुपए का बिल था, उसमें से मैंने आज 2,000 रुपए की पार्ट पेमेंट ले ली, तो बच कितना गया पैसा? 8,000। तो यार ये ऑब्वियस ही बात है, अब जो डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस अमाउंट पे होगा। भाई जो पैसा डिले हो रहा है उस पे होगा, 10,000 पे नहीं होगा, क्योंकि 10,000 में से 2,000 तो मिल गए, 8,000 नहीं मिले, तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और दूसरी बात, जो नया बिल बनेगा, हमने बोला ना न्यू बिल इज ड्रॉन, पुराना बिल कैंसिल होता है, नया बिल बन जाता है नए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, तो इस बैलेंस अमाउंट पे होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब बाकी देखो, कभी कभी क्या होता है कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं, कभी कभी पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं, वो डिपेंड करेगा, है ना। कभी कभी हो सकता है कि पार्ट पेमेंट में मैं बोलूं कि भाई तुम 2,000 रुपए बिल के दो, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी तुम साथ में दो, आज ही दो। कभी कभी हो सकता है कि नहीं, आज तुम सिर्फ 2,000 दो, इंटरेस्ट मुझे बाद में दे देना। अब वो कहानी होती है भाई, वो एग्रीमेंट होती है पार्टीज के बीच में, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि भाई जो इंटरेस्ट बनेगा और जो बैलेंस के लिए बिल बनेगा वो इस अमाउंट पे बनेगा, 8,000 पे, ना कि 10,000 पे, ठीक है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आराम से, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल इज, चलो फटाफट सोचना। हमने बोला ये जो रिन्यूअल होता है बिल का, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्रॉर के ऊपर। तो ये इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए क्या है, ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या है ये। तो भाई ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट वो कमा रहा है, तो उसके लिए गेन है या इनकम है, कुछ भी बोल लो। तो ड्रॉई से इंटरेस्ट ले रहा है, तो ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन है। और ड्रॉई के लिए क्या है भाई, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आ रहा है, तो उसके लिए एक एक्सपेंस है या लॉस है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाते हैं भाई, कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू में। बाकी भाई जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहां पे बस दो ही कॉलम बनाओ, ड्रॉर और ड्रॉई, बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो देखो क्या क्या होता है, दो बातें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल होता है, तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो रिन्यूअल में याद रखना, सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल होता है, तो इसकी अकाउंटिंग क्या है, सेम एज डिसऑनर। भाई डिसऑनर की जो एंट्री है सेम है, बस ऑब्वियस ही बात है, इसमें कोई नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक समझौता हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब समझौता हो रहा है तो हम पीसफुली समझौता करेंगे, हम बीच में नोटरी पब्लिक को नहीं लाएंगे। तो नोटिंग तब कराई जाती है जब डिसऑनर हो रहा होता है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, समझौता हो रहा है, ठीक है। तो सेम एज डिसऑनर लिख दो बस। अच्छा, फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड अमाउंट, तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है भाई, तो ड्रॉर की एंट्री क्या था, ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट मैंने बोला था इनकम होती है,
तो ड्रॉर बोलता है देखो ड्रॉई तेरे से मेरे को इंटरेस्ट लेना है, तो ड्रॉई का अकाउंट वो डेबिट करता है। टू, इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट करता है। और ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई उल्टा करता है, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसे डेबिट करता है। और किसको देना है, ड्रॉर को देना है, तो उसकी एक लाइबिलिटी बना देता है। सिंपल, वेरी सिंपल। अगली बात मैंने बोली थी पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट की, और पार्ट पेमेंट की क्या एंट्री होती है, सिंपल। ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। क्योंकि पैसा मिल गया कैश में, जो भी बैंक में पैसा मिल गया ड्रॉई से, तो एसेट खत्म हो गया ड्रॉई का। और उल्टा ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, उसने ड्रॉर को पैसा दिया तो वो एंट्री करेगा ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। और लास्टली फॉर ड्रॉइंग ऑफ न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, तो ड्रॉर की एंट्री करेगा। अगेन बी आर वाली एंट्री सिंपल वही जो सबसे पहले हमने करी थी, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। और ड्रॉर क्या एंट्री, सॉरी ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई करेगा एंट्री ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। सिंपल, बिल ड्रॉ करने वाली वही जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, सेम एंट्री यहां पे हो जाएगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से यार, अगर आपको सिंपल एंट्रीज बनानी है, बस अकाउंटिंग करनी है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। 11th में एक टाइम पे कराया जाता था, अब तो खैर 11th को नहीं कराया जाता आजकल, बट पहले कराया जाता था। बिल्कुल लेवल जो लेकिन है 11th क्लास का, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है। अच्छा, इसी का एक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। पूरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा, रिन्यूअल का उल्टा। रिन्यूअल में क्या हुआ था, पैसा डीले हो रहा था, सिंपल। रिन्यूअल में अमाउंट डीले हो रहा था बिल का। रिटायरमेंट में क्या होता है, टाइम से पहले पैसा मिल जाता है बिल का। ड्यू डेट मानो थी 25 जुलाई की, पैसा ड्रॉई ने पहले ही दे दिया, उसने बोला मेरे पास आज आ गया है पैसा भाई, आज ही ले लो, खत्म करो। उसने 25 जून को कर ली, एक महीना पहले या जो भी है। तो जब बिल ड्यू डेट से पहले सेटल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। और अंडर रिबेट का मतलब क्या है, आप खुद सोचो। जब रिन्यूअल में डीले हो रहा था पैसा, तो ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। अब जब ड्रॉई टाइम से पहले पैसे दे रहा है तो ऑब्वियस बात है यार ना, अब क्या बोलेगा, अब ड्रॉई को बोलेगा तुम टाइम से पैसा दे रहे हो, लो कुछ रिबेट ले लो। तो रिबेट मींस डिस्काउंट, समझ लो यहां पे डिस्काउंट। तो टाइम से पहले पैसे मिल रहा है तो डिस्काउंट दे देता है ड्रॉई को, तो उसी को यहां रिबेट बोल दिया। सिंपल बात। तो मीनिंग लिख लो, व्हेन बिल इज met by the drawee before the ड्यू डेट, या मेच्योरिटी डेट भी बोल सकते हो, इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगली बात, ड्रॉर अलाउस अ रिबेट, ब्रैकेट में लिख लो डिस्काउंट, टू द ड्रॉई फॉर अर्ली पेमेंट। such rebate is अब ड्रॉर के लिए बताओ रिबेट क्या होगा। अब उसने रिबेट दिया है, अब ये ड्रॉर के लिए एक्सपेंस बन गया।
क्योंकि डिस्काउंट दिया है, इट्स लाइक डिस्काउंट अलाउड है ना, एक्सपेंस है लॉस। और ड्रॉई के लिए क्या बन गया, इनकम या गेन, इनकम बोल लो चाहे गेन बोल लो। क्लियर हो रहा है? तो ऑब्वियस बात है, ये भी एमसीक्यू में आराम से पूछा जा सकता है। और बाकी इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसमें बहुत सारी एंट्री नहीं है, इसमें एक ही एंट्री होती है। तो ड्रॉअर क्या एंट्री करता है, ड्रॉई क्या एंट्री करता है, तो लिख लो ड्रॉअर क्या एंट्री करता है, ड्रॉअर एंट्री करता है ड्रॉअर को पैसा मिल गया तो कैश है वही बैंक अकाउंट डेबिट, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट। टू बिल, या सॉरी थोड़ी सी एक जगह लाइन की जगह छोड़नी थी, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और क्योंकि उसने रिबेट दिया है तो वो रिबेट को डेबिट कर देता है, एक्सपेंस है, रिबेट अकाउंट डेबिट। और ड्रॉई क्या एंट्री करता है, ड्रॉई ड्रॉई उल्टी एंट्री करेगा, वो बोलेगा बिल्स पेबल की लाइबिलिटी पे कर दी, टू वही कैश है बैंक, और क्योंकि रिबेट मिल गया तो वो इनकम हो गया ड्रॉई के लिए, तो टू रिबेट, टू रिबेट। लो जी, सारी बेसिक एंट्री करवा दी भाई मैंने फटाफट। कितना टाइम लगा, 1 घंटा भी नहीं लगा, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है और लिमिटेड पोर्शन है आपके सिलेबस में। हालांकि इसमें इंस्टॉलमेंसी भी हो सकती है, एक अकोमोडेशन बिल की भी बात हो सकती है, लेकिन वो सबकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है नहीं, इतनी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में। तो बेसिक अगर मैं बोलूं क्या अकाउंटिंग मैंने करी, एक तो बिल ड्रॉ करने की अकाउंटिंग हो गई, बिल ड्रॉ करने की, बिल ड्रॉ होता है एक्सेप्ट होता है उसकी अकाउंटिंग हो गई। अच्छा, बिल अगर रिटेन होता है तो क्या होता है, अगर बिल डिस्काउंट करा दिया जाता है तो क्या होता है, बिल अगर इंडोर्स होता है तो क्या होता है, और बिल अगर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो क्या होता है। इसके अलावा फिर डिसऑनर की एंट्रीज, रिन्यूअल की और रिटायरमेंट, समाप्त। इतनी अकाउंटिंग है आपकी इसमें। ठीक है जी बच्चों, आई होप ये आपको अकाउंटिंग सारी समझ आई होगी, ये एंट्रीज आपको क्लियर होगी होगी। तो आपको आज क्या करना है, इस लेक्चर के बाद सारी एंट्रीज को फटाफट से एक बार रिकैप करना है, ठीक है। और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे नज़र मारना आप शुरू करना, ऐसे कोई बड़े क्वेश्चंस विशेष नहीं है जिसमें आप अटकोगे। अगले लेक्चर में हम फटाफट से सारे जो भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है इस पे वो निपटा देंगे, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली और कुछ नहीं है ज़्यादा। और जो भी छोटा मोटा बच गया वो हम फटाफट से कवर कर लेंगे अगली क्लास में, है ना। और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो आई होप सो आपको इस लेक्चर में सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी है किसी अकाउंटिंग एंट्री को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगा कि कोई पॉइंट दोबारा समझाना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट दोबारा से टेकअप कर लूंगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना अपने जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।